ओके बच्चों, तो लास्ट वीडियो जो हमने किया उसमें हमने जीनी को बोला था लिखने के लिए, लेकिन जीनी लिख पाता उससे पहले ही हमारा जो वीडियो था वो ओवर हो गया था, तो जीनी वाला टास्क रह गया था। ठीक है, तो जीनी से स्टार्ट करते हैं। जीनी फटाफट से लिखो आंसर फॉर द क्वेश्चन, पुट सम शुगर इन योर माउथ, हाउ डज इट टेस्ट। ठीक है, कम ऑन फास्ट। भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा क्लीन करो उसे। कुछ समझ में आए, पढ़ने लायक लिखें, ऐसा ऐसा लिखो ना जो पढ़ा जा सके। थैंक यू वेरी मच जिनी। तो देखिए जिनी ने अब लिख दिया साफ, पढ़ते हैं। Gustatory receptors present in tongue and olfactory receptors present in nose respond to stimulus as soon as it comes in contact with it. When we put sugar in our mouth, it tastes sweet. ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम चीनी रखते हैं अपने मुंह में तो वो जो मिठास वाला जो सेंसेशन है वो कहाँ से आता है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है दो तरीके के रिसेप्टर्स, गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो कि टंग में है, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो कि नोज में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में है ब्लॉक योर नोज बाय प्रेसिंग इट, यानी कि हमने ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स का जो काम है उसको ब्लॉक कर दिया। Between your thumb and index finger, now eat sugar again. Is there any difference in its taste? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने जो दो रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, सॉरी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ठीक है, और गस्टेटरी रिसेप्टर्स, उनमें से हमने ऑल्फैक्टरी वाला जो काम है वो रोक दिया, हमने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वो जो रिसेप्टर्स हैं वो नोज में है ऑल्फैक्टरी। ठीक है, तो इसलिए हमारा टेस्ट अब वैसा नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि while eating lunch, block your nose in the same way and notice if you can fully appreciate the taste of the food you eating. तो भैया टेस्ट के लिए दो रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, एक जो हमारी टंग में है गस्टेटरी रिसेप्टर, और एक जो हमारी नोज में है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो अगर ये दोनों में से कोई भी डिस्टर्ब होगा तो फिर हम अपने खाने का टेस्ट एज इट इज नहीं ले पाएंगे जैसा कि है। बात क्लियर हो गई? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते। तो आगे लिखा हुआ है एक और पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ है, तो इस छोटे से पैराग्राफ को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है। इज देयर अ डिफरेंस, is there a difference in how sugar and food taste if your nose is blocked? तो उसका आंसर हमें पता ही है, यस। वाई? क्योंकि जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं जो हमारी नोज में होते हैं वो इनएक्टिव है। ठीक है, इफ सो व्हाई माइट दिस बी हैपनिंग? तो उसका आंसर तो आप खुद ही दे सकते हैं कि वजह यह है कि हमारी नोज में प्रेजेंट ऑल फैक्ट्री receptors are not working because our nose is blocked. ठीक है, आगे लिखा है read and talk about possible explanation for these kinds of differences, and do you know, yeah, do you come across a similar situation when you have a cold? ठीक है, तो जब हमारी नाक बंद होती है, यानी कि ड्यूरिंग कोल्ड जब हमारी नाक बंद होती है तो इस तरीके की सिचुएशन हम फेस करते हैं। ओके, और इसके लिए जो मैंने आपको आंसर लिखा था, जिन्हीं से लिखवाया था, वो आंसर हमें पूरी हेल्प करेगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पेज क्या कहता है? नेक्स्ट पेज पे
सबसे पहले है व्हाट हैपन्स इन रिफ्लेक्स एक्शन। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसमें क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि स्पेस है तो बड़ा कर लेते हैं। ओके, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इवन कुछ बच्चे जो मोबाइल से देखते हैं उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट हैपन्स इन रिफ्लेक्स एक्शन। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन है क्या। तो रिफ्लेक्स एक्शन वो है कि सपोज हमने कोई शरारत की स्कूल में और हमारी मैम ने या सर ने हमें मारने के लिए हमें तमाचा मारने की कोशिश की और हम अचानक से पीछे हो। हालांकि ये जो जो मैं बता रहा हूँ ये आप लोगों के साथ तो नहीं होता होगा क्योंकि हमारे साथ तो होता था, ठीक है। तब हमारे जमाने में हमारे टाइम पे तो टीचर मारते थे, आपके टाइम पे ऐसा नहीं होते। तो चलो दूसरा ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए ऑल ऑफ सडन अचानक से आपने किसी गर्म सरफेस को टच किया, आपको पता नहीं था कि वो गर्म, तो होगा क्या, आप अचानक से अपना हाथ हटाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके के जो एक्शंस होते हैं उनको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और ये एक्शन बहुत फास्ट होते हैं। क्यों बहुत फास्ट होते हैं? क्योंकि इनमें ब्रेन की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के जो एक्शन है जो बहुत तेजी से होते हैं, अचानक से होते हैं, और इवन हमें भी वो बाद में पता चलता है कि ऐसा हुआ, तो उस टाइप के जो एक्शन होते हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं, ठीक है। ओके, तो जो मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। अब जो बुक समझा रही है वो समझने की कोशिश करो। बुक कहती है कि रिफ्लेक्स इज अ वर्ड वी यूज वेरी कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट में कुछ भी हुआ और हमने उसका सडन रिस्पॉन्स किया, तो वो जो रिस्पॉन्ड है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। वी से आई जंप आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली, ठीक है। और आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली, ठीक है। ओके, और आई वॉज सो हंग्री माई माउथ स्टार्टेड watering reflexly, ठीक है। What exactly do we mean? A common idea in all such example is that we do something without thinking about it or without feeling in control of our reactions. Yet these are situations where we are responding with some action to change in our environment. How is control and coordination achieved in such situations? ठीक है। तो जो मैंने बताया कि इस तरीके के एक्शन जो ऑल ऑफ सडन होते हैं जिसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, ऐसे सारे एक्शंस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमने इस बुक में इस पैराग्राफ में पढ़े। ओके, तो ऐसा कोई भी एक्शन जिसमें आप डायरेक्टली इन्वॉल्व, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? तो आगे जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें देखते हैं कि उसमें क्या है। तो उसमें लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है। लेट अस कंसीडर दिस फर्दर, ठीक है। थोड़ा सा और सोचते हैं इसके बारे में। टेक वन ऑफ आवर एग्जाम्पल, टचिंग अ फ्लेम is an urgent and dangerous situation for us or in fact for any animal, ठीक है। How would we respond to this? One seeming simple way is to think consciously about the pain and the possibility of getting burned.
and therefore move our hand. An important question then is, how long will it take us to think all this? The answer depends on how we think. If we if nerve impulses are sent around the way we have talked about earlier, then thinking is also likely to involve. The creation of such impulses, thinking is a complex activity, so it is bound to involve a complicated interaction of many nerve impulses for many neurons. तो जो नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है ना, कि भाई हमारे रिसेप्टर्स ने कोई भी इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से ली और उनको नर्व्स के थ्रू भेजा जा रहा है ब्रेन तक, ऐसा ही ना, तो उसमें तो बहुत टाइम लगे। अच्छा, अगर ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाएगी तो फिर थिंकिंग भी होगी कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, और उसमें बहुत टाइम लगेगा, और उतने बीच में क्या होगा, हमारा हाथ चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, वहां तक हमारी इंफॉर्मेशन नहीं जाती। जब हम इस तरीके की डेंजरस सिचुएशन में होते हैं तब रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ठीक है, यानी जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक जाती ही नहीं। कहां तक जाती है? वो इंफॉर्मेशन जाती है सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड जहां पे ब्रेन से पहले ही सारी नर्व्स मिलती हैं और फिर ब्रेन तक जाती है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है, और स्पाइनल कॉर्ड से ही ये डिसीजन हो जाता है कि भाई हाथ हटा दो। समझ आया? ओके, आगे देखिए, आगे क्या लिखा है। इफ दिस इज द केस, it is no surprise that the thinking tissue in our body consists of dense networks of intricate arranged neurons. It sits in the forward end of the skull and receives signals from all over the body, which it thinks about before responding to them. ठीक है? So obviously, in order to receive these signals, this thinking part of the brain in the skull must be connected to nerves coming from various parts of the body. Similarly, if this part of the brain is to instruct muscles to move, nerves must carry the signal back to different parts of the body. If all of this is to be done when we touch a hot object, it may take enough time for us to get burned. समझ आया? तो अगर हम पूरे के पूरे प्रोसेस के थ्रू गए तो भैया हम बुरी तरीके से जल जाए। तो इसलिए होगा क्या, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जहां पर ब्रेन से पहले सारी नर्व्स मिलती हैं, वहीं से ये एक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड एक ऐसी कॉर्ड है जहां पे सारी नर्व्स मिलती। ठीक है, यानी कि सेंसरी नर्व भी और मोटर नर्व भी। ठीक है, मतलब वो नर्व्स भी जो मैसेज को ब्रेन तक लेके जाती हैं, और वो नर्व्स भी जो ब्रेन से मैसेज को वापस मसल तक लेके आती। समझ आया? ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बस आप समझ समझ के पढ़ते रहिए। ओके, अच्छा होगा कि अपनी बुक साथ में लेके बैठोगे तो और अच्छा रहेगा, और अच्छा से समझ में आएगा आपको। देखिए आगे क्या लिखा है। हाउ डज द डिजाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? rather than having a think about the sensation of heat, if the nerves that detect heat were to be connected to the nerves that moves muscles in simpler way, the process of detecting the signal or the input and responding to it by an
output action might be completed quickly. Such a connection is commonly called reflex arc. ठीक है, तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है कि रिसेप्टर से जो इंफॉर्मेशन गई वो स्पाइनल कॉर्ड से वापस आ गई, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क के बारे में मैं आपको अभी थोड़ा सा और डिटेल दूंगी, ठीक है, क्योंकि एक फिगर बनी हुई है बुक में, हम उस फिगर को स्टडी करेंगे रिफ्लेक्स आर्क को समझने के, ठीक है, ओके। तो वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शंस be made between the input nerves and output nerves. Input यानी कि sensory nerves, output यानी कि motor nerves. The best place, of course, would be at the point where they first meet each other. Nerves from all over the body meet in a bundle in the spinal cord. मैं बहुत पहले से ही बता रहा हूँ आपको स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। On their way to the brain. Reflex arcs are formed in this spinal cord itself. Although the information input also goes to reach the brain. मतलब इंफॉर्मेशन तो ब्रेन तक जाती है, लेकिन वो सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए, भाई इट हैज हैपेंड, ओके। बाकी ब्रेन का उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ब्रेन उसमें कुछ करता नहीं, ब्रेन की कोई थिंकिंग रिफ्लेक्स एक्शन में नहीं होती, समझ आया? तो ये है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझो, ठीक है। और जो जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें बीच में बता रहा हूँ या बताऊंगा उनको नोट इट डाउन करो और उनको लर्न करो, ठीक है। और लर्न करने के बाद लिखो, ओके। और जिनके साथ मेरी ऑफलाइन क्लासेस हैं उनका तो मैं चेक कर ही लूंगा, और जिनकी साथ मेरी ऑफलाइन क्लासेस नहीं है वो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते, ठीक है। लेकिन व्हाट्सएप ही करना, क्योंकि कॉल्स रिसीव करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नजर आ ही रहा होगा, यहाँ आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओके। चलिए आगे देखें, आगे क्या है, ओके। तो आगे लिखा है, ऑफ कोर्स reflex arc have evolved in animals because the thinking process of the brain is not fast enough. In fact, many animals have very little or none of the complex neural network needed for thinking. So it is quite likely that reflex arcs have evolved as efficient way of functioning in the absence of true thought processes. However, even after complex neural networks have come into existence, reflex arcs continue to be more efficient for quick responses. तो ऐसा माना जाता है कि जब तक हमारे पास इतना डेवलप ब्रेन नहीं था, तब तक ये रिफ्लेक्स आर्क्स ही हमें बचा रहे थे। और एनिमल्स को तो आज भी, क्योंकि एनिमल्स के पास तो आज भी उतना डेवलप ब्रेन नहीं है, लेकिन एनिमल्स भी रिफ्लेक्स एक्शन शो करते हैं, वो भी अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रिफ्लेक्स एक्शन शो करते हैं, यानी कि उनकी बॉडी में भी ये वाला एक्शन हमें नजर आता है, समझ आया? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्स आर्क की, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये वो आर्क है जो हमें, तो इस आर्क को हम स्टडी करते हैं अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए देखते हैं क्या कहता है ये आर्क आपका, ओके। तो अब हम बात कर रहे थे इस आर्क की, ठीक है। तो इस आर्क में जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक हैंड है जो नीचे किसी गर्म चीज से टच करता है, ठीक है, ओके। यहाँ से जो इंफॉर्मेशन है थ्रू रिसेप्टर्स आगे बढ़ती है, जैसे कि नॉर्मली होता है, ये रिसेप्टर्स के थ्रू आगे जा रही है, ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जो उसे लेके जा रहे हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है, ठीक है।
और ब्रेन से ये इंफॉर्मेशन यहाँ आती है। दिस इज नॉर्मल कंडीशन। बट यहाँ क्या हो रहा है कि ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली यहाँ से ब्रेन के पास ना जाके ये डायरेक्टली यहाँ से ही इसने एक यू टर्न ले लिया। ठीक है, अगर ब्रेन तक जाती तो ब्रेन से वापस आती और उसमें टाइम लगता, और ऊपर से ब्रेन जो टाइम लेता थिंकिंग प्रोसेस में, उसमें भी टाइम। तो इस तरीके से सेंसरी न्यूरॉन जो इंफॉर्मेशन लेके गए वो यू टर्न लेके वापस आ गए मोटर न्यूरॉन की तरफ। तो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, यानी कि सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। ठीक है, तो ये है रिफ्लेक्स आर्क, जिसके बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। तो आगे देखते हैं। तो बच्चों आगे इसमें बस इतना सा रह गया है कि देखो, इनफैक्ट एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या क्वेश्चन है कि कैन यू नाउ ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हिच अकर व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन योर आईज। तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो जैसे ही हमारी आईज पे ब्राइट लाइट पड़ती है तो ये एक एनवायरमेंट स्टिमुलस है। ठीक है, लाइट जो है वो एक स्टिमुलस है और उसको हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है कैसे, अपनी आंखों को क्लोज करके। क्योंकि एक साथ ब्राइट लाइट पड़ती है तो सब कुछ चकाचौंध हो जाता है, हम थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी इमीडिएट रिस्पॉन्ड करती है और हमारी आंखें बंद हो जाती हैं थोड़ी समय के लिए। ठीक है, ये कैसे होता है, रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। जैसी ब्राइट लाइट पड़ती है तो सेंसरी न्यूरॉन्स ये इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं और इनकी जो वापसी है वो स्पाइनल कॉर्ड से ही हो जाती है। ठीक है, तो एक रिफ्लेक्स आर्क बनता है और ये इंफॉर्मेशन वापस आए। ओके, तो अब हमें करना है ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन के लिए नेक्स्ट वीडियो ले लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। चीजों को आराम से समझो, तरीके से समझो, क्योंकि ये वीडियो जो है वो सिर्फ देखने के लिए नहीं है कि भाई चलो ये वीडियो देख लेते हैं। ये वीडियो है समझने के लिए, ये इंफॉर्मेशन एक्वायर करने के लिए, और इंफॉर्मेशन एक्वायर करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, तो ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं और दूसरा वीडियो में बहुत जल्दी ह्यूमन ब्रेन का बना दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।